हेलो बच्चों, ये टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का। चलो। अरे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही धोखेबाज टाइप का रिएक्शन जिसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे दे रखा है, देखो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है? नाम सुनते ही लगता है कि वही रिएक्शन है जो कहता है मैं तो सिंपल हूं पर अंदर से निकला पूरा ड्रामा क्वीन। जैसे अक्सर लोग होते हैं, लड़के भी होते हैं बट बोलते हैं हम सिंपल हैं बट होते हैं ड्रामा क्वीन। मान लीजिए दो दोस्त हैं, जैसे ए और बी। ए का मतलब एक्टिव है, एकदम नाच रहा है, गा रहा है, कैमरे के सामने पोज दे रहा है। और बी, वो कौन है? वो कोने में खड़ा है, मान लो, जिसे टीचर की डांट खाकर आत्मा शरीर से लगते अलग हो गई है। जैसे टीचर तो बच्चों को डांट देती है ना, उनको ऐसे लगता है कि आत्मा ही अलग हो गई है। ठीक है, असल में दोनों को रिएक्शन में भाग लेना चाहिए, दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। CH3CO C2H5 है, NH2 है, दोनों को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, एक एकदम एक्टिव है और एक क्या है, कोने में खड़ा हुआ है जिसको टीचर ने डांट दिया। ठीक है, पर बी इतना ज्यादा एक्सेस में है कि उसका कंसंट्रेशन मतलब बदले ही नहीं रहा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बदल ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मम्मी, जैसे मान लो मम्मी ने इतना पानी पिला दिया दाल में, इतना पानी डाल दिया है दाल में कि अब स्वाद की वैल्यू ही नहीं बची है। कभी कभी ज्यादा पानी पड़ जाता है ना, तो क्या कहते हैं हम बोलते हैं ठीक है भाई, तू सिर्फ दिखावे के लिए है, रेट में तेरा कोई रोल नहीं है। बस अब ये रिएक्शन हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम यही लेते हैं कि मान लो, मजेदार जोक टाइम, अच्छा एक सुना देती हूँ। एक एक रिएक्शन डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर हूँ। डॉक्टर ने कहा बेटा तू सेकंड ऑर्डर है लेकिन एक्टिंग तगड़ी करता है। समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है? कि मतलब जैसे हम ये रिएक्शन जो देख रहे हैं जिसमें तुम्हारा इथाइल एसीटेट है, ये देखो इथाइल एसीटेट मतलब ऐसे एक्ट कर रहा है H2O के साथ कि मतलब ये दिख रहा है कि ये ऐसे है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर टाइप, सेकेंड ऑर्डर टाइप दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आगे इसका करते हैं। अगर कभी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो समझ लो वो उस रिश्तेदार की तरह है जो शादी में बहुत कुछ लाता है पर फोटो में बस पीछे खड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये ऐसे, मतलब ऐसे है, मतलब मान लो कि अब इस स्टूडियो ऑर्डर रिएक्शन को, अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को याद रखो ऐसे, जैसे कि अपने बर्थडे पे केक ना काटने देने वाला दोस्त नाम है पार्टनर पर काम में जीरो। मतलब जैसे हम बोल देते ना ये मेरा पार्टनर है बट काम के टाइम जीरो है। ठीक है, मतलब आपको मोटा मोटा ये समझना है कि इसको पहले इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर लिखा है ना, कि रिएक्शन को देख के लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर है, दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1 1 ऐसे लगेगा 2 है, बट एक्चुअल में क्या है, ये अब दिखाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब अगर मानोगे तो एक्चुअल में ये है सेकेंड ऑर्डर। 1 1 स्टोइकियोमेट्री लोगे सेकेंड ऑर्डर लग रहा है, बट ये बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, इसलिए बोल देते स्यूडो, जो बिहेव कर रहा हो। ठीक है, concentration of water do not get altered much during the course of reaction, so the reaction behaves as first order reaction. Such reactions are called pseudo first order reaction. ठीक है, inversion of sugarcane in another example, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये देखो इन्वर्जन ऑफ सुगरकेन ये लिखा है। अब तुम जब सेकंड बुक पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स की तो वहां पे ये रिएक्शन पढ़ोगे, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे। ठीक है, सेम रिएक्शन वहां पे याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे याद नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिख रहा है कि सुगर केन जब पानी से रिएक्शन कर रहा है एसिड की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है वहां पता लगेगा। अभी तुमको ग्लूकोज जैसा ही फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, हमने रेट लिखा K इज इक्वल टू C12H22O11। देखो, अब देखो रेट हमने क्या फर्स्ट ऑर्डर ही दिख रहा है कि नहीं, मतलब हमने H2O को नहीं इन्वॉल्व किया है रेट के एक्सप्रेशन में, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। जो लगता है कि वो है सेकंड ऑर्डर बट बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरूरी है हमारे लिए। आ जाओ, वेट,
जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ ये समझ लो कि नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसके बाद फिर हम करेंगे कोलिजन वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। फिर है कोलिजन ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बीच में छोटा टॉपिक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट दे रखा है, वो पढ़ लेंगे। ये वाला टॉपिक है, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, इससे काफी सारे सवाल आते हैं, अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, ये पढ़ लो पहले तुम। ठीक, अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ो। It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degrees, the rate constant is nearly doubled. बोल रहा है कि अगर मान लो हमारा टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है, तो जो हमारा रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आई? बस इतना चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंस, यही है टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसी से आएगी अब तुम्हारी अर्हीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंस से अर्हीनियस इक्वेशन में भी क्या इफेक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। उसका डेरिवेशन नहीं आता, सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, उसी के बेस में सवाल आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से राइज होता है तो रेट हमारा डबल हो जाएगा। ये भी समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारा जो रेट है अगर वो डबल हो गया, ठीक है, तो तुम क्या हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज हुआ, मतलब 22 और वर्षा भी एकदम सही बात है। ठीक, आ जाओ इसको अब एनसीईआरटी को अब तुम पढ़ लेना, कहो तो मैं पढ़ा दे रही और तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है, तो पढ़ लो। अच्छा, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय अर्हीनियस। अब देखो बोला ना अर्हीनियस ने इक्वेशन दी है, वहां पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस का बढ़िया सा इक्वेशन देखेंगे जो हमें बताएगी कि कैसे। अब ये देखो, ये दे रखा है k is equals to a e की पावर माइनस e a by RT, क्या किसको क्या डिनोट कर रहा है ये आपको अभी बताती हूँ। एक्सप्रेशन है अर्हीनियस का, k is equals to a e की पावर माइनस e a अपॉन RT। सबको देखना, k क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं k अभी वही ही है, वो नहीं चेंज होने वाला। a हमारा नई चीज पढ़ रहे हैं, अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो अर्हीनियस के नाम पे ही है अर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं, दोनों ही याद रखना। ठीक है, मान लो सवाल में पूछ ले फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालो तो सर खुजलाने लग जाओ तुम वहां पे। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब टी क्या है, टेम्परेचर है हमारा। ठीक, सब कुछ देख लिया है, आ जाओ फटाफट क्या बचा है वो भी हम देख रहे हैं। ए अर्हीनियस फैक्टर है लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी ध्यान रखना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, आर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 होती है। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी अगेन हमारा जूल्स में मेजर करते हैं, ध्यान रखना जूल पर मोल में मेजर करेंगे। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन दे रखी H2 प्लस I2, दोनों रिएक्ट करते हैं बनाते हैं HI। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग मतलब ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, बोल रहा है दोनों कोलाइड करते हैं, याद रखो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर HI प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो इंटरमीडिएट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए जिंदा रहता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता है वहां पे, फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है उसी इंटरमीडिएट से। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देखो रिएक्टेंट से जहां तक जो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो यहाँ अगेन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है वो है डेल्टा एच, एंथैल्पी है हमारी, ध्यान रखोगे ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी।
is obtained by plotting potential energy versus reaction coordinate. Potential energy और reaction coordinate हमने दिखा दिया। अच्छा आ जाओ इस डायग्राम को एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे तुमने समझ लिया, यहाँ पे भी समझ लो। तो पहले मैं लेती हूँ बढ़िया सा टेबल ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ ये मान लो टेबल ले लिए। अब इसमें मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। फटाफट आप लोग अपना इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे। हाँ जैसे मान लो किलो मत यार, किलो मत, ठीक है। मान लो जैसे ये दे रखा है, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे है एक्टिवेशन है, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, इधर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अब मान लो कोई भी तुम्हारा रिएक्टेंट है, यहाँ से ड्रॉ करते मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। ये है अपना रिएक्टेंट, ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। ऐसे ही कर्व टाइप का हमेशा पाथ होता है। अब ये जो है ये है, इसको बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दूसरा पेन ले लेती हूँ, कम दिख रहा है। इसको बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको बोल देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी है ध्यान रखना, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट इंटरमीडिएट तक जब हम पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और ये जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो हमारा होता है डेल्टा एच। ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये ग्राफ देख लिया, बस इतना ही ग्राफ समझाना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम कभी कभी टीएस ऐसे हैश से भी दिखा देते हैं, ठीक। ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आओ आगे देख लेते हैं, ठीक। ये मान लो अब इन्होंने रिएक्टेंट ले लिया H2I2, वो C कॉम्प्लेक्स बना रहा है, twice HI अपना प्रोडक्ट बन गया। तो सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस इनटू प्रोडक्ट। अब कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी जब प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डेल्टा एच डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे, ठीक। अब ये वाला ग्राफ भी देख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जितने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको वाई एक्सिस में रख दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल पॉजेस करेंगे जो पोजीशन के बेसिस पे आती है वो एक्स एक्सिस पे रख दिया। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसा ग्राफ दिखा दिया। तो देख लो कर्व यहाँ पे बंद नहीं है, ठीक। The peak of the curve corresponds to the most probable kinetic energy, that is kinetic energy of maximum fraction of molecules. There are decreasing number of molecules with energies higher or lower than their value. When ये देख लो, अब ये दे रखा है एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये दो दो ऐसे बन रखे हैं। दो दो बनने का क्या मतलब है कि मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा है कि एक दूसरे टेम्परेचर में एक दूसरे टेम्परेचर में, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो T+10 मतलब दे रखा है ना, जब रिएक्शन हमारी डबल हो जाती है ना, दिख रहा है ना ये चीज। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट एट T+10 डिग्री सेल्सियस। दिस रिएक्शन शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T, मतलब ये जो दिखा रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो T टेम्परेचर पे हमारे कर रहे हैं, और ये T+10 में कर रहे हैं, ठीक है। एरिया थोड़ा ऊपर बड़ा है, देख लो। आओ इधर पढ़ते हैं। There are decreasing number of molecules with energies higher or lower than the value. When the temperature is reached, the maximum of the curve moves to the higher value and the curve broadens out, spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energy. The area under the curve must be constant since total. अच्छा इसको एक बार समझा देती हूँ, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखना, मान लो दूसरा लेते हैं, नया स्लाइड लिया, नया ग्राफ लेते हैं। ठीक, आ जाओ, मान लो हमें ड्रॉ करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, है ना, ये तुम भी करके दिखाती हूँ, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक, कैसे हम टेम्परेचर अगर डिफर कर रहे हैं तो कैसे हमारा एरिया जो है वो हमारा वेरी कर रहा है। इधर देखो, पेन ले लेने दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इधर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ है, कर्व देखो कैसा बना है कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है कर्व और ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे 0 पे टच नहीं कर रहा, और ढंग से बना देती हूँ, पूरा ही चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे। ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग है। मान लो हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया तो कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसे कर्व बन जाएगा, ये इसको आगे ही ले जाओ। ठीक, तो ये जो दिखा रहा था ना, ये है हमारा टी टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लो, तो ये वाला अलग पेन से दिखाती हूँ। यहाँ ये है हमारा, जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर दिया है तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, डबल हो गई, ये बात हमें पता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है वो भी बढ़ गया है, कर्व और अच्छा बना सकते थे, बट आई थिंक ये मोर देन इनफ है। ये कर्व ऐसे ही दिखा दो, यहाँ पे ऐसे, बस ऐसे, कि मतलब टेम्परेचर राइज करने पे कर्व ऐसे जा रहा है, और ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, अब देख लो वही वाला तुम्हारा, दोनों साइड ln ले लो, ln लेके ln के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस ln ए। अब ये इसको भी याद कर लेना, ये वाली जो रिएक्शन है वही ई वाले से है, दोनों साइड ln लोगे तो ये वाला आ जाएगा। और तो करना बता दो, देखो जैसे हमने मान लो कोई रिएक्शन लिए, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, अब दोनों साइड क्या ले ले, ln ले ले, तो ln K इज इक्वल टू ln ए। अब ln और e क्या हो जाते हैं, ln e एक दूसरे के उल्टे हैं तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस ई ए बाई आर टी बन जाएगा। ठीक, देख रहे हो ये, अब ये देख लो उस फॉर्म में आया है कि नहीं जिस फॉर्म में ये यहाँ पे दे रखा है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, सेम वही लिखा हुआ है, बस ई ए बाई आर टी इस साइड है और ln a इस साइड लिख लीजिए, राइट साइड में लिख लिया है। ठीक है, देखो ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, देखो ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी ln a, लिख दें क्या उसी फॉर्मेट में, ln k इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस ln। ठीक, उसी फॉर्मेट में लिख दिया। अब देख लो ये हमने लिख लिया। अब इसके लिए अगर हम प्लॉट ड्रॉ करें तो प्लॉट ऑफ के ln के वर्सेस 1 बाई टी के लिए प्लॉट ड्रॉ करें। अच्छा, माइनस में दे रखा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ तो बनेगा ही, ये देख लो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। आज ग्राफ बना ln की 1 बाई टी का ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ फिर से हम क्या लेते हैं, ग्राफ पेपर पहले ले लो, छोटा सा टेबल ले लो। आ जाओ, मान लो इसी में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इधर हम लेंगे ln के y एक्सिस में, देखो y इज इक्वल टू, दूसरा पेन लेती हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस का c। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है,
एम तुम्हारा क्या है, एक्स क्या है, एक्स पहले एक्स और वाई एक्सिस डिनोट कर लो। वाई एक्सिस है एल एन के, एक्स एक्सिस है तुम्हारी 1/t, कर लिया। तो अब देखो माइनस ये बाई आर है वो तुम्हारा एम है, एम इज इक्वल टू क्या है माइनस ये बाई आर। ठीक है, ये क्या है नेगेटिव है ना, तो मतलब नीचे ऐसे स्लोप आएगा, सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन कर लो। ठीक है, तो एम क्या आ गया माइनस ये बाई आर। अब जो तुम्हारा सी कांस्टेंट होता है एल एन ए, वो क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, इसकी वैल्यू होती है, ये क्या है एल एन ए। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आ जाओ देखते हैं। आई थिंक वो ग्राफ भी हो गई, इक्वेशन भी हो गई, दोनों ही हो गया। ठीक, ये देख लो। अब इन्होंने क्या किया है, मान लो तुम्हारे दो रेट कांस्टेंट दे रखे हो, दो टेम्परेचर दे रखे हो, तब हम क्या करेंगे एल एन कर देंगे, एल एन के टू बाई के वन। ठीक है, ये तो दे रखा है, देखो ये इक्वेशन एल एन के टू बाई के वन ये अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, यही वाली इक्वेशन याद कर लो, ये फाइनल वाली याद करने की जरूरत नहीं। सेकेंड वाली एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब एल एन को तुम उसमें चेंज कर लो, लॉग में चेंज करना एल एन को एकदम आसान है। तो लॉग में करोगे 2.303 आएगा, 2.303 नीचे पे, तो लॉग के टू बाई के वन ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2 हो गई। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दे रखा है 3.9। 3.9 अलग से एग्जांपल सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, 3.10 भी सेम उसी बेसिस पे है सवाल, एकदम सेम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट नेक्स्ट में करेंगे, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।